तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स और इसी को बोलते हैं हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर आखिर होता क्या है भाई? तो ये तभी आता है गेम में जब टू और मोर देन टू वेक्टर्स हमारे पास हों। तो रिजल्टेंट का मतलब एक चीज़ समझिए बच्चों, जैसे देखिए हम एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझाते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल एग्जांपल है। मान लो एक ऑब्जेक्ट है बच्चों ऐसे, ठीक है। मान लो कि कोई फोर्स है, ये F1 इज इक्वल टू कितना है 20 न्यूटन। इस डायरेक्शन को बोल दो बच्चों पॉजिटिव और इस डायरेक्शन को बोल दो बच्चों आप निगेटिव। मान लो F2 फोर्स है कोई बच्चों, इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये डायरेक्शन निगेटिव है तो -10 न्यूटन। यानी कि ऐसे भी आपको पता है कि हम फाइनली क्या लिख सकते हैं भाई कि रिजल्टेंट फोर्स इधर लग रहा है कितना 20 इधर 10 इधर। तो ये तो जनरल बात है, ये 8th क्लास में हम लोग पढ़ के आए हुए हैं। यानी कि ये 10 न्यूटन क्या है बच्चों, एफ रिजल्टेंट है, यहाँ पे रिजल्टेंट है, यानी इसको एफ रिजल्टेंट बोल देंगे। क्या सिंपली लिखते ऐसे हैं बच्चों, लिखने का तरीका ये है, बीच में प्लस का साइन दे देते हैं, इसीलिए यहाँ एडिशन ऑफ वेक्टर्स इसका नाम दे दिया गया है। तो इसको हम क्या लिख देंगे बच्चों, F1 के जगह 20 प्लस का न्यूटन और F2 के जगह बच्चों माइनस का 10 न्यूटन लिखेंगे। तो एफ रिजल्टेंट यहाँ कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 10 न्यूटन प्लस का, यानी कि इस डायरेक्शन में। होपफुली आपको अच्छे समझ में आ गया। जैसे बच्चों मान लो कि कोई यहाँ रहता है ऐसे, अगर F1 भी इधर रहता और F2 भी इधर रहता सपोज किसी केस में, तो बच्चों जो रिजल्टेंट हम लिखते हैं यहाँ पे वो क्या लिखते हैं, लिखते बच्चों 20 प्लस का और 10 प्लस का 30 न्यूटन। यानी जो बच्चों एफ रिजल्टेंट हो जाता है अभी वो हो जाता है एफ रिजल्टेंट जो हो जाता बच्चों यहाँ पे 30 न्यूटन हो जाता प्लस का, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। तो ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल हमने लिया है कि नहीं। कभी रिजल्टेंट जीरो भी हो सकता है, जैसे कि मान लो कि इस पे बच्चों इधर 10 न्यूटन लग रहा है और इधर 10 न्यूटन लग रहा है, दोनों तो वेक्टर ही। जब भी हम रिजल्टेंट पता करते हैं तो सेम टाइप के वेक्टर्स का करते हैं। ये नहीं कि फोर्स में हम वेलोसिटी जोड़ने लग रहे हैं, नहीं, फोर्स और वेलोसिटी का रिजल्टेंट नहीं होता, फोर्स का फोर्स के साथ ही रिजल्टेंट आएगा। तो डायरेक्शन पर भी डिपेंड कर रहा है फाइनल रिजल्ट, और दोनों के मैग्नीट्यूड पर भी डिपेंड कर रहा है फाइनल रिजल्ट। तो स्टार्टिंग से ही हमें समझ के चलेंगे बच्चों कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स जो होता है, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स डिपेंड्स ऑन, पहली चीज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स, दोनों के मैग्नीट्यूड पर, डायरेक्शन बिटवीन देम या देयर डायरेक्शन, देयर डायरेक्शन इसका मतलब है बच्चों कि एंगल बिटवीन देम। यह ध्यान में रखना, डायरेक्शन का सीधा मतलब है एंगल से बच्चों। तो यहाँ पे इसीलिए हमने लिख दिया। स्पेशली अगर हम बात करें बच्चों रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स की, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स की, तो यहाँ पे बच्चों जैसे कोई मान लो कि ए वेक्टर है यहाँ पर हमारे पास और कोई हमारे पास एक बी वेक्टर है, सेम टाइप का है ऑब्वियसली। तो अगर कोई पूछ दे कि ए प्लस बी आप कैसे प्राप्त कीजिएगा, और इसी को रिजल्टेंट बोलते हैं। आर वेक्टर इज ए जनरल सिंबल फॉर रिजल्टेंट वेक्टर। तो एक बच्चों रूल है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या ट्रायंगल लॉ ऑफ फाइंडिंग द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। तो ये दो वेक्टर्स के लिए ही वैलिड है ट्रायंगल लॉ। मोर देन टू वेक्टर्स के लिए हम सीखेंगे, एक बार हम ट्रायंगल लॉ पढ़ लें, उसके बाद हम क्या करते हैं बच्चों कि एक वेक्टर को वैसे ही छोड़ देते हैं, दूसरे वेक्टर को के टेल को पहले के हेड पे लाते हैं। वी आर फ्री, एक को फिक्स करके दूसरे को हम शिफ्ट करने के लिए फ्री हैं बच्चों। तो ए वेक्टर को हम ऐसे ला दिए बच्चों और बी के टेल को पकड़ के बिना डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज किए हुए यहाँ पे ला दिए। तो पहले के टेल से दूसरे के हेड तक कैसे जाऊँ,
इसी को हम बोलेंगे रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब यहाँ पे रिजल्टेंट जो है आर सिंबल वो कभी कभी सी से भी शो किया हुआ हो सकता है, डी से भी शो किया हुआ हो सकता है, बट जनरल सिंबल इज आर। इट कैन बी रिप्लेस्ड बाई सी एज वेल, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे रिजल्टेंट कितना हुआ, ए प्लस बी ऐसे आ गया अपना। गेटिंग द पॉइंट और नोट, यही रूल है हर जगह। दो वेक्टर का रिजल्टेंट पता करने के लिए हम यही रूल लगाएंगे बच्चों। तो अब पता करते हैं भाई, कैलकुलेशन कैसे करेंगे। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, हाउ डू वी कैलकुलेट दिस थिंग्स। सो लेट अस हैव अ लुक। नाउ मान लीजिए बच्चों कि अपने पास प्यारा सा दो वेक्टर है यहाँ पर, एक वेक्टर ए था और एक वेक्टर बी था। पर बच्चों एंगल दिखाना है तो अपन को टेल कॉमन जगह दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने दिखा दिया एक बी वेक्टर और दोनों के बीच में एंगल बच्चों बन रहा है थीटा डिग्री। अच्छी बात है, तो ये थीटा डिग्री बन रहा है। अब ट्रायंगल लो ये बोलता है बच्चों, ये टेल से तो एंगल अपन को मिल गया कॉमन पॉइंट से। अब ट्रायंगल लो का नियम जानते हैं हम, ए को बच्चों ऐसे ही रख देते हैं, अच्छी बात है। अब बी को क्या करते हैं, बी पहले ऐसे था, ऐसे यहाँ पे राइट, तो अपन को क्या करना है, इसको शिफ्ट कर देना है ऐसे। तो दिस इज नाउ बी वेक्टर बच्चों, कोई दिक्कत। अब चूंकि इसको इसी के पैरेलल शिफ्ट किया है तो यहाँ पे एंगल अगर थीटा था तो यहाँ पे एंगल थीटा बनेगा बच्चों। और रिजल्टेंट कैसे आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा अपना रिजल्टेंट, एंड दिस इज ए प्लस बी, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये समझ में आया कि नहीं बच्चों, वेरी इजी थिंग। अब ये जो रिजल्टेंट है इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे पता करें। जैसे ए का मैग्नीट्यूड तो हम या ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं। बी का मैग्नीट्यूड या तो ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड या तो ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कैसे पता करें हम, रिजल्टेंट तो ये है बच्चों, ठीक है, नाइस। तो हम क्या करेंगे बच्चों, एक यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेंगे, ठीक है। तो एक नया डायग्राम हम बनाते हैं आपके लिए, उसको गौर से आप देखते रहिएगा यहाँ पर। तो बच्चों हमने क्या किया यहाँ पर कि अब सिर्फ मैग्नीट्यूड पे बात करेंगे हम। रिजल्टेंट ए है, मान लो कि रिजल्टेंट ए वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, ये एंगल अपना थीटा है ऑफ कोर्स। इसकी मैग्नीट्यूड ए, इसकी मैग्नीट्यूड बी, इसकी मैग्नीट्यूड आर, और ये कुछ तो है। तो अब सबका नाम कुछ ना कुछ दे दें। इसका नाम दे देते हैं बच्चों ओ, इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम दे देते हैं सी। ये परपेंडिकुलर है बच्चों, अच्छी बात है। अब बच्चों बी सी क्या हो जाएगा, तो आप किस ट्रायंगल में देखो, यहाँ पे आप इस ट्रायंगल में देखो, इस बड़े वाले ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में देखो, इट इज़ राइट एंगल्ड लाइक दिस ओनली, ठीक है। अब इस छोटे वाले ट्रायंगल को भी आप सेपरेटली ऑब्जर्व करो, दैट इज़ गुड। तो पहले छोटे वाले ट्रायंगल में देखो बच्चों, तो ये साइड लेंथ क्या है, ए बी साइड लेंथ है बी का, ठीक है, ये थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये बी सी हो जाएगा बच्चों, ध्यान से आप देखो, तो ये हो जाएगा बी साइन थीटा। इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा के रिस्पेक्ट में हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेनस इनटू साइन थीटा। और ये जो ए सी हो जाएगा ना बच्चों, ये ए सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी कॉस थीटा। हाइपोटेनस इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में ये बेस है। इतना मैथमेटिक्स तो आपको आता है। फिर हम बच्चों बड़े वाले ट्रायंगल में यहाँ पे चलेंगे। तो बड़े वाले ट्रायंगल में अपन को क्या नजर आएगा, अच्छी बात है, बड़े वाले ट्रायंगल में अपन को क्या नजर आएगा, यहाँ पे सॉरी ये अल्फा है, अच्छी बात। यहाँ से लेके ओ था, ये सी था और ये बी था, तो ये ओ बी सी हो गया बच्चों। यानी कि ये जो है ओ ए प्लस ए सी इज इक्वल टू ओ सी, मतलब ये जो लेंथ है बच्चों ये एक्चुअली में है ए प्लस बी कॉस थीटा, और ये है बच्चों बी साइन थीटा, और ये जो ओ बी है बच्चों यही रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल आ गया बच्चों। अब इसका मैथमेटिक्स हम करेंगे। तो मैथमेटिक्स क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ध्यान से आप देखिए, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस
BC स्क्वायर। कितना सिंपल चीज़ है कि नहीं। यानी बच्चों OB स्क्वायर को हम लिख सकते हैं R स्क्वायर इज इक्वल टू OC को यहाँ क्या लिख सकते हैं बच्चों, A प्लस बी कॉस थीटा, यानी A प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस B साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। यानी कि R स्क्वायर अपना कितना हो गया बच्चों, यहाँ से देखते रहो, R स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया बच्चों A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। नीचे में लिख दे रहा हूँ मैं, B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। मतलब कितना हो गया बच्चों, A स्क्वायर B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। B स्क्वायर कॉमन आ गया, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यहाँ पे इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा था तो 1 हो गया, प्लस 2AB कॉस थीटा बच्चों। यानी R स्क्वायर रिजल्टेंट स्क्वायर का जो वैल्यू आ गया वो इतना आ गया। मतलब बच्चों जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। कोई दिक्कत वाली बात, यहाँ पे लाइफ इजी है। एक इम्पोर्टेंट बात और यहाँ पे हम लोग जानते हैं बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज टू नो, कि यहाँ पर tan अल्फा देखो, ये अल्फा एंगल है, रिजल्टेंट ए वेक्टर के साथ बना रहा है, तो यहाँ हम लिखते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू B साइन थीटा। B साइन थीटा यही हो गया BC, इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है और ये बेस है, बाई OC। OC का मतलब क्या हो गया बच्चों, A प्लस बी कॉस थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों। अल्फा इज द एंगल दैट रिजल्टेंट मेक्स विथ ए वेक्टर। वेरी गुड, नाइस बच्चों। ये ए लिख लेना है पर राइट, ये आप अब दिमाग में रखें यहाँ पर, है कि नहीं, ये आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा यहाँ पर, है कि नहीं। तो बच्चों एनालिसिस हम थोड़ा सा कर ही ले रहे हैं, है कि नहीं। जो होना था यहाँ पर कैलकुलेशन वो तो हो लिया। यानी रिजल्टेंट आया है बच्चों अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। एक्चुअली में इसको हम ऐसे भी लिखते हैं बच्चों, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, मतलब मोड ऑफ R है ये, मतलब मोड ऑफ, क्योंकि R क्या था, यही तो था, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। अच्छी बात है। यहाँ पर बच्चों जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट होगा, मैक्सिमम वैल्यू वो कब आएगा, चूंकि ए की वैल्यू फिक्स कर दी, बी की वैल्यू फिक्स कर दी, यहाँ थीटा वेरी कर रहा है, थीटा हम चेंज कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर का सेम रखते हुए कैन वैरी थीटा। तो हमको ये पता चलेगा कि किस थीटा पर रिजल्ट मैक्सिमम होगा और किस थीटा पर रिजल्टेंट मिनिमम होगा और किस थीटा पर क्या होगा ऑब्वियसली। तो बच्चों एक चीज़ आप ध्यान से देखें, यहाँ पर स्पेशल केस की बात करते हैं। तो केस 1, रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड मैक्सिमम हो, इसके लिए थीटा को 0 डिग्री होना जरूरी है, क्योंकि ये टर्म पे हम बात कर रहे हैं। कॉस थीटा मैक्सिमम कितना होता है 1, और वो कब होता है, जब थीटा 0 डिग्री होता है। तो बच्चों इस केस में रिजल्टेंट की वैल्यू जो आ गई अपनी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस 0 तो 1 है, यानी ये रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू है बच्चों। और केस 2, रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब इसकी वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। इसकी वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब कॉस थीटा -1 होगा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री बच्चों। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर मिनिमम अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और प्लस 2AB कॉस थीटा, ये माइनस हो गया इसीलिए माइनस 2AB। अब बच्चों इसको हम ब्रेक करके अगर लिखें तो अंडर रूट में A प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि बच्चों अंडर रूट में A प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि इसको हम निकालते हैं तो ऐसे लिखते हैं, मोड में A प्लस बी लिखते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपली A प्लस बी, क्योंकि A भी ग्रेटर देन 0 है, A मैग्नीट्यूड ऑफ A है, मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर
और b इज मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड तो हरदम ग्रेटर देन 0 होता है। इस केस में अगर हम बात करें बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब है बच्चों कि इसको मोड में ही बाहर रखना है। क्यों भाई? b की मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा हो सकती थी, लेकिन कभी भी जो रिजल्ट का मैग्नीट्यूड होगा निगेटिव हम नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए मोड में ही बाहर निकालेंगे। इतना क्लियर हो गया आपको बच्चों? तो जो फाइनल रिजल्ट अपने पास है, उस फाइनल रिजल्ट को हम कैसे लिखेंगे, ये चीज़ हम आपको बता रहे हैं। फाइनल रिजल्ट क्या आया है, फाइनल हम क्या कमेंट लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो फाइनल स्टेटमेंट जो हम लिखने वाले हैं बच्चों क्या है, तो जो रिजल्टेंट की वैल्यू है एक पर्टिकुलर वैल्यू से बड़ी है और एक पर्टिकुलर वैल्यू से छोटी है, तो इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, मोड ऑफ a माइनस बी, और मैक्सिमम वैल्यू a प्लस बी। गेटिंग द पॉइंट और नोट? यहाँ आपको एक बात समझ में आ गई होगी। इसको हम बाद में ज्योमेट्रिकल एनालिसिस भी करेंगे, लेकिन इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। इस पे एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ आपको, वो राइट, एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको यहाँ पर। We have two vectors. Question is, we have two vectors a and b of magnitude 10 units and 4 units. Which of the following cannot be the magnitude of their resultant? The magnitude of their resultant। अच्छी बात है। यहाँ पे क्या दिया है बच्चों, ध्यान से देखो। a की वैल्यू दी हुई है मैग्नीट्यूड वाइज कितना, 10, और b की वैल्यू 4। तो ऑप्शन भी मैं दे देता हूँ बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन मैंने मिस कर दिया है। अपना ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 14 और डी ऑप्शन है 8 यूनिट्स में, राइट। तो बच्चों जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा दैट हैज़ टू बी दिस a माइनस बी का मोड, मतलब 10 माइनस 4 से लेके 10 प्लस 4 तक लाई करेगा। यानी कि बच्चों ये जो होगा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड यहाँ पे 6 से लेके 14 तक लाई करेगा। तो 6 से 14 तक का वैल्यू सही है, बाकी सब गलत है। 6 से 14, 3 गलत है, 15 भी गलत हो जाता बच्चों। अगर ई ऑप्शन में 15 रहता तो ये भी पॉसिबल नहीं था। मेरे को लग रहा है कि आपको समझ में आ गया है कि नहीं? कहाँ गया भाई? ओह, मेरे को लग रहा है कि आपको समझ में आ गया है। जैसे बच्चों मान लो 2 forces are acting, वेक्टर ही है। 2 forces are acting at a point. One force is 80 Newton and other force is 60 Newton. If the angle between them is 120 degree, angle between them is 120 degree, find the resultant. Find the resultant. Find the resultant. तो बच्चों यहां ध्यान से देखिए, एक फोर्स कितना है बच्चों? एक फोर्स है 80 न्यूटन का, यानी कि F1 ऐसे लग रहा है किसी पॉइंट पर और F2 ऐसे लग रहा है बच्चों, 120 डिग्री का एंगल है।
अच्छी बात है। अगर हम ट्रायंगल फॉर्म करना चाहें तो इसी के पैरेलल एक लिखना पड़ेगा, ऐसे लिख दिया बच्चों, ये हो गया अपना, यही हो गया रिजल्टेंट। इसको अपन को यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा ट्रायंगल दिखाने के लिए, अच्छी बात है। ये अब पूरा 120 डिग्री है, ये अल्फ़ा है, अच्छी बात है, जो रिजल्टेंट ए वेक्टर के साथ बनाता था एंगल, अच्छी बात है। इसको ए बोल दो F1 को, इसको B बोल दो F2 को। तो ए का जो मैग्नीट्यूड है बच्चों वो कितना दिख रहा है यहाँ पे 80 न्यूटन, और बी का मैग्नीट्यूड दिख रहा है यहाँ पे कितना दिख रहा है बच्चों 60 न्यूटन। तो रिजल्टेंट तो हम ऐसे ही पता कर लेंगे, अंडर रूट 80 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 80 इंटू 60 इंटू कॉस 120 डिग्री। अच्छा बच्चों, अंडर रूट 80 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर कॉस 120 डिग्री बच्चों होता है -1/2, तो -1/2 इंटू 2 -1 हो जाएगा, यानी कि बच्चों -80 इंटू 60 4800, यानी बच्चों ये दोनों को जोड़ोगे तो 10,000 आ जाएगा, यानी कि अंडर रूट 5200, यानी कि बच्चों ये कितना हो गया रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, यहाँ पर ये 100 का 10 बाहर आ गया और अंडर रूट 52 तो 52 रह गया। वाह, इस 4 बाहर आ जाएगा बच्चों तो 20 हो जाएगा, 20√13 न्यूटन, अच्छी बात है। अब बच्चों कोई बोले कि ये अल्फ़ा का वैल्यू बताओ, तो अपन को पता है बच्चों कि tan अल्फ़ा हम कैसे पता करते हैं, तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू b साइन थीटा बाई a प्लस बी कॉस थीटा, वहाँ पे बताया था। यानी कि बच्चों b का मतलब क्या है 60 साइन 120 डिग्री डिवाइडेड बाई a प्लस b कॉस 120 डिग्री। तो बच्चों 60 इंटू √3/2 यानी 30√3 डिवाइडेड बाई 80, और कॉस 120 का मतलब हो गया बच्चों -1/2, यानी 80 माइनस 30, यानी कि ये हो गया बच्चों 30√3/50, यानी 3√3/5। ये क्या हो गया tan थीटा का वैल्यू, यानी tan अल्फ़ा यहाँ पे कितना आ गया बच्चों, यानी अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पे 3√3/5। मेरे को लगता है कि ये चीज़ें आपको बहुत इजीली क्लियर होने लगी हैं। रिजल्टेंट ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बना, ए आप किसी को मान सकते थे, हॉरिजॉन्टल हम ए बनाते हैं तो अपना थोड़ा सा लाइफ हो जाता है इजी बच्चों, ठीक है। एक और सवाल है बच्चों, क्वेश्चन इज इफ resultant of two vectors of equal magnitude has its magnitude equal to given vectors, गिवन बोथ वेक्टर्स या बोथ गिवन वेक्टर्स, अंग्रेजी का है यहाँ पे थोड़ा सा कंसीडर कर लो। तो इफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड हैज इट्स मैग्नीट्यूड इक्वल टू गिवन बोथ वेक्टर्स, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स की बात अगर हम करें यहाँ पर बच्चों तो ध्यान से देखिए, मान लो कोई वेक्टर है ए वेक्टर और कोई वेक्टर है बी वेक्टर, दिया हुआ है कि ए की मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, मतलब ए इज इक्वल टू बी लिखा हुआ है, और रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी लिखा हुआ है। रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड भी दोनों के बराबर है, तो अगर हम ऐसे लिखे बच्चों आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, तो r इज इक्वल टू ए लिख देंगे बच्चों और स्क्वायर कर देंगे, तो ए स्क्वायर इसके जगह भी ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए 2a स्क्वायर कॉस थीटा। यहाँ पे बच्चों ये 2a स्क्वायर हो गया, यानी ए स्क्वायर इधर आएगा तो -2a स्क्वायर होगा, क्योंकि प्लस का है 2a स्क्वायर कॉस थीटा लिखेंगे बच्चों।
यानी माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर कॉस थीटा है बच्चों। इम्प्लाइज दैट कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पे बच्चों -1/2। ये कब होता है बच्चों? जब थीटा 120 डिग्री हो या 2π/3 रेडियंस हो। अगर इसी सवाल को हम ट्रायंगल लॉ से चेक करना चाहें, ट्रायंगल लॉ से चेक करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं बच्चों? हम ये देख सकते हैं कि तीनों साइड ऑफ ट्रायंगल बराबर बराबर होगा, क्योंकि ट्रायंगल लॉ में आपको एक चीज़ नज़र आई थी। क्या नज़र आई थी भाई? कि दो तो गिवन वेक्टर्स थे और एक दो साइड गिवन वेक्टर था, तीसरा साइड एक रिजल्टेंट वेक्टर था। तो यहाँ पर ए वेक्टर अगर ऐसे है बच्चों और बी वेक्टर अगर ऐसे है बच्चों, तो रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे ही होगा, तभी तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। दिखने में तो मैग्नीट्यूड तीनों साइड का बराबर होना चाहिए, है कि नहीं? तो तीनों एंगल कितना कितना बन गया बच्चों? 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, पर एंगल ए और बी के बीच में कौन था? यहाँ तो हेड और टेल मैचिंग है, इसलिए ये वाला मेन एंगल है। 180 - 60 माने 120 डिग्री। अगर हेड टेल मैच करता था तो मैंने बताया था 180 - थीटा लेना है, क्योंकि आपको ए को एक्सटेंड करना पड़ेगा, यानी ये वाला एंगल एक्चुअल एंगल है। वेरी मच क्लियर। तो ट्रायंगल आप बना के ज्योमेट्रिकली चेक कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, है कि नहीं? एक और सवाल बच्चों, डिटेल में भी हम बहुत जाएंगे यहाँ पर, अभी थोड़ा सा और देख लेते हैं। क्वेश्चन इज इफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी गिवन है कि b इज इक्वल टू 2a, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर स्मॉलर इन मैग्नीट्यूड। जो वेक्टर स्मॉलर इन मैग्नीट्यूड है उसके परपेंडिकुलर है रिजल्टेंट वेक्टर। फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। मैथमेटिकल अप्रोच भी हम ले सकते हैं, ज्योमेट्रिकल अप्रोच भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे पहले हम जो मैथमेटिकल अप्रोच लेना था वो ले लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको एक फार्मूला ऑलरेडी बता दिया है, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर छोटा वाला कौन है वेक्टर बच्चों? ए ही छोटा वाला वेक्टर है और छोटे वाले के साथ ही परपेंडिकुलर है। और इस केस में भी अल्फा क्या था? एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विथ ए। तो ए को ही हम हॉरिजॉन्टल रखते हैं रेफरेंस के लिए, क्योंकि उसी को रेफरेंस मानते हुए हमने यहाँ पर एक काम किया था, राइट? तो बच्चों ध्यान से देखिए आप, tan अल्फा का मतलब क्या हो गया बच्चों? tan 90 डिग्री, मतलब इट शुड नॉट बी डिफाइंड। सो b साइन थीटा, b का मतलब हो गया 2a साइन थीटा बाई a प्लस 2a कॉस थीटा, एंड इट इज़ नॉट डिफाइंड, सो डिनोमिनेटर हैज़ टू बी 0, क्योंकि b क्या है? 2a के बराबर है, b क्या है? 2a के बराबर है, b क्या है? 2a के बराबर है, यानी a प्लस 2a कॉस थीटा हैज़ टू बी इक्वल टू 0। यहाँ से सोल्व करोगे बच्चों तो 2a कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस a आ जाएगा, यानी कॉस थीटा आपका -1/2 आ जाएगा, थीटा 2π/3 या फिर 120 डिग्री आ जाएगा आपका। बातें समझ में आ रही हैं आपको? गेटिंग द पॉइंट और नॉट? अब बच्चों ज्योमेट्रिकल अप्रोच, अच्छी बात है, ज्योमेट्रिकल अप्रोच बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए बच्चों, एक वेक्टर तो अपना a है, अच्छी बात है। दूसरा वेक्टर अपना क्या है बच्चों? दूसरा वेक्टर है अपना b वेक्टर। रिजल्टेंट कहाँ होना है बच्चों? रिजल्टेंट होना है a के परपेंडिकुलर। मतलब बच्चों रिजल्टेंट पहले बना लिया, ट्रायंगल बनाना है कि नहीं? ट्रायंगल बनाना है भाई साहब, वेरी गुड। और बच्चों रिजल्टेंट, तो ये b वेक्टर ऐसा होना चाहिए था
होना चाहिए था यहाँ पे कि नहीं होना चाहिए था, आप बताइए। अच्छी बात है बच्चों। पर मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम डिस्कशन करें तो ट्रायंगल अपना ऐसे बनेगा, रिजल्टेंट ऐसे बनेगा, और बी अपना ऐसे बनेगा। ए बन गया, बी बन गया बच्चों, और बी इज इक्वल टू है 2a बच्चों। अच्छी बात। तो यहाँ बच्चों ये तो 90 डिग्री है। अपन को एंगल कौन सा चाहिए? अपन को एंगल चाहिए ये वाला। क्यों? क्योंकि भाई ए को आगे बढ़ाओगे, क्योंकि टेल टेल मैच करना चाहिए। बी का टेल यहाँ पे है तो ए का भी टेल यहाँ आना चाहिए, तो प्रोसीड करना पड़ेगा। यहाँ तो हेड टेल मैचिंग है, तो ये वाला एंगल। अच्छी बात है। तो बच्चों यहाँ से एक चीज़ तो समझ में आ गया है कि अगर क्या इसको मान लो, कुछ तो एंगल मान लो इसको अल्फ़ा मत मानो, अल्फ़ा तो मैंने कुछ और को माना है, राइट। तो आप इसको क्या मानोगे? इसको मान लो फाई। अच्छी बात है। तो आप साइन फाई क्या लिखोगे बच्चों? यहाँ पे साइन फाई आप लिखोगे, साइन फाई नहीं सॉरी, कॉस फाई यहाँ पे क्या लिखोगे आप बच्चों? कॉस फाई यहाँ पे आप लिखोगे a/2a मतलब 1/2, यानी फाई इज इक्वल टू आप लिखोगे बच्चों 60 डिग्री। यानी कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? अगर फाई 60 डिग्री है तो ये 120 डिग्री होगा, यानी थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो ज्योमेट्री से भी अपना आ गया। समझ में आया बच्चों? सबसे पहले मैंने बी नहीं बनाया, सबसे पहले मैंने कहा कि भाई साहब ए के परपेंडिकुलर रिजल्टेंट है, तो मैं सबसे पहले रिजल्टेंट को बना लेता हूँ। रिजल्टेंट को बना लिया, फिर रिजल्टेंट क्या होगा भाई? यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक मैच कर दिया, बात खत्म हो गया। लाइफ इजी है अपना। ट्रायंगल लॉ से भी अपना आंसर आ गया है कि नहीं बात? अब बच्चों जिंदगी में हम कुछ और एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर क्या बात है? एनालिसिस ये है कि हम एनालिसिस तब करेंगे बच्चों जब जब ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो है बी वेक्टर के बराबर हो। इस केस में एनालिसिस हम करने वाले हैं, है कि नहीं? तब रिजल्टेंट को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि कभी कभी बोल देगा कि दो फोर्सेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर एक्टिंग, तो डायरेक्ट रिजल्टेंट का फॉर्मूला अपन को पता होना चाहिए। अच्छी बात है। तो रिजल्टेंट यहाँ पे हो जाएगा बच्चों √a² प्लस b² की जगह भी a² प्लस 2 × a × a, यानी बच्चों रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आ गया √2a² प्लस 2a² cos थीटा है, यानी कि बच्चों ये 2a² × 1 प्लस cos थीटा। अब √2a² × 1 प्लस 2 cos² θ/2 -1 प्लस 1 खत्म, यानी कि बच्चों 2 का बाहर 2, a² का a और cos² θ/2 का cos θ/2। वेरी इजी थी। यहाँ पे बच्चों tan अल्फा क्या होगा? tan अल्फा क्या होता था बच्चों? b sin थीटा, यानी कि यहाँ पे a sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा मतलब a cos थीटा, यानी बच्चों sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 cos थीटा, यानी कि tan अल्फा यहाँ पे हो गया बच्चों। sin थीटा को हम लिख सकते हैं 2 sin θ/2 cos θ/2, ऐसा लिख सकते हैं हम। 1 प्लस cos थीटा, इसको लिख सकते हैं बच्चों 1 प्लस 2 cos² θ/2 -1, ये 1 से 1 भी गायब हो गया बच्चों, यानी कि 2 sin θ/2 cos θ/2, यहाँ पे क्या होगा बच्चों? 1 से 1 खत्म हो गया, यानी 2 cos² θ/2, यानी कि बच्चों यहाँ पे लाइफ क्या है? cos θ/2 से cos θ/2 खत्म, 2 से 2 खत्म, tan θ/2, यानी tan अल्फा इज इक्वल टू tan θ/2, यानी अल्फा इज इक्वल टू θ/2। मतलब अगर दो वेक्टर्स के बीच में, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, अगर मान लो कि दो वेक्टर्स के बीच में ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, और ये दोनों के बीच में अगर एंगल थीटा का है,
तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो ए के साथ θ/2 बनाएगा, मतलब बी के साथ भी θ/2 बनाएगा, मतलब रिजल्टेंट विल बी अलोंग बाइसेक्टर। रिजल्टेंट विल बी अलोंग बाइसेक्टर। रिजल्टेंट विल बी अलोंग बाइसेक्टर। ये बात आपको समझ में आ गई? वेरी मच क्लियर, दैट्स नाइस टू नो। रिजल्टेंट विल बी अलोंग बाइसेक्टर। बच्चों तो यहाँ पे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या आ गया था बच्चों? अगर ये मैग्नीट्यूड था तो 2a cos θ/2। जैसे बच्चों मान लो कि कोई बोल देता है यहाँ पे कि यहाँ 50 न्यूटन ऐसे ऐड कर रहा है और 50 न्यूटन ऐसे ऐड कर रहा है और दोनों के बीच में है एंगल 120 डिग्री। ये F1 है ऐसे दिखाया हुआ है, F2 है ऐसे दिखाया हुआ। कोई बोल दे कि F1 + F2 मतलब F1 और F2 के रिजल्टेंट का बात कर रहा है और अब मैग्नीट्यूड का बात कर रहा है, यानी कि 2 इंटू किसी एक का मैग्नीट्यूड ए वही था इंटू cos θ/2 मतलब 120, यानी 2 इंटू 50 इंटू 50 न्यूटन रिजल्टेंट हो जाएगा। लाइफ इजी है। और जो रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा बच्चों वो ऐसे आ जाएगा, और ये कितना आ गया बच्चों? 50 न्यूटन। अब बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने वाला हूं उसको आप ध्यान से सुनिए यहाँ पर, दैट इज अपोजिट वेक्टर और निगेटिव ऑफ ए वेक्टर। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपोजिट वेक्टर है या तो फिर इसी को हम बोलते हैं निगेटिव ऑफ ए वेक्टर। ये होता क्या है? लाइफ इजी है, आप देख लीजिए। यहाँ पर बच्चों अगर निगेटिव ऑफ ए वेक्टर पता करना है, मतलब कोई ए वेक्टर है और अपन को -a वेक्टर पता करना है, मतलब कोई अगर वेक्टर है b जो कि निगेटिव ऑफ ए वेक्टर है, तो विल राइट इट लाइक दिस। यहाँ पे हो जाता है कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है। डायरेक्शन ऑफ A and B are opposite and their magnitude are equal. Their magnitude equal. मैग्नीट्यूड होगा बच्चों इक्वल और डायरेक्शन होगा अपोजिट। जैसे बच्चों मान लो कि एक कोई वेक्टर है A और कोई वेक्टर है ऐसे B, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आइदर A = -b और b = -a, कुछ भी लिखो कोई दिक्कत, मतलब बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट। दिस इज कॉल्ड निगेटिव ऑफ वेक्टर। अगर कोई वेक्टर x दिया हुआ है ऐसे और कोई बोल रहा है -x बनाओ, तो इसके हेड के पास इसका टेल और इसके टेल के पास इसका हेड, दैट इज -x वेक्टर। सॉरी, गेटिंग द पॉइंट और नॉट? ये चीज़ जानना जरूरी था बस। मतलब एक फोर्स अगर 50 न्यूटन ईस्ट में है और एक दूसरा फोर्स 50 न्यूटन वेस्ट में है, तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट या निगेटिव वेक्टर है। ठीक है। अब बच्चों हम पढ़ते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ये ए वेक्टर को हमने पढ़ लिया, अब सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। यहाँ ध्यान से देखिए, ये होता क्या है, बहुत गौर से सुनिएगा। सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ये भी रिजल्टेंट ही है बच्चों, ये भी ट्रायंगल लॉ ही फॉलो करेगा बच्चों। यहाँ आप ध्यान से देखिए, अगर कहीं बोल रहा है आपको कि सॉरी स्मॉल ले रहा था, अभी भी स्मॉल ही लेता हूँ, a - b ऐसा कुछ बोल दे, a वेक्टर में से b वेक्टर को घटाओ, अच्छी बात है। चेंज इन वेलोसिटी आपने पढ़ा होगा, एक्सेलरेशन पता करना है तो चेंज इन वेलोसिटी, तो कहीं बाद में तो आपको इसका यूज आएगा कि v फाइनल - v इनिशियल, तो ये पढ़ना आपको जरूरी है क्योंकि एक्सेलरेशन पता करने के लिए चेंज इन वेलोसिटी आपको जरूरी है। तो इसीलिए डिफरेंस ऑफ वेक्टर एक एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर दे दिया, राइट? ठीक है, वेरी गुड, नाइस। तो बच्चों ए वेक्टर -b वेक्टर को कायदे से हम ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। ए वेक्टर -b वेक्टर इज रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड -b वेक्टर, या कहीं रहे b वेक्टर -a वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लिखेंगे b + -a, इसका मतलब होगा रिजल्टेंट ऑफ b एंड माइनस। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं
ए प्लस बी इस बात को, या फिर इस बात को हम लिख सकते हैं माइनस बी प्लस ए। कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेगा, वेक्टर कॉम्यूटेटिव लॉ वेक्टर एडिशन फॉलो करता है। तो एक बात और इंपॉर्टेंट आप नोट कर लीजिएगा कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलोज कॉम्यूटेटिव लॉ। एडिशन हो चाहे सब्सट्रैक्शन हो, एडिशन ही है, निगेटिव के साथ एडिशन ही सब्सट्रैक्शन हो जाता है। अच्छी बात है। तो दो वेक्टर सपोज दिया हुआ है बच्चों, मान लो कि अपन के पास एक ए वेक्टर दिया हुआ है ऐसे, और एक बी वेक्टर दिया हुआ है ऐसे, और कोई आपसे पूछ रहा है बच्चों ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बताओ आप, तो आप कैसे बताओगे? यहाँ पे आप ऐसे बताओगे बच्चों, भाई साहब इसका मतलब ये पूछ रहा है कि ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर पूछ रहा है, तो ए वेक्टर तो जैसे जिंदा था उसको जिंदा रखो, अच्छी बात है, ए वेक्टर ऐसे रख दिया, और माइनस बी वेक्टर का मतलब बी वेक्टर का अपोजिट, मतलब इसका टेल के पास इसका भी ये हो गया माइनस बी वेक्टर, इसका और इसका मैग्नीट्यूड बराबर है, बस डायरेक्शन अपोजिट है। अब क्या करेंगे? हेड टेल रूल, वही अपना इसके ए की हेड ये माइनस बी वेक्टर हो गया, और ये अपना क्या हो गया बच्चों? ए के टेल से माइनस बी के हेड तक यही हो गया ए माइनस बी, ए प्लस माइनस बी। अगर ए और बी के बीच में थीटा एंगल बन रहा था, इफ एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा, मतलब कि कुछ ऐसा, राइट? अगर ए ऐसे है सपोज और बी अपना ऐसे है, तो ए और बी के बीच में थीटा एंगल बन रहा है, तो ए और माइनस बी के बीच में कितना एंगल बनेगा भाई? ध्यान से आप देखो यहाँ पर, तो ये माइनस बी हो जाएगा अपना, यानी माइनस बी ऐसे हो जाएगा, तो ए और माइनस बी अभी भी टेल टेल मैचिंग है, अपोजिट की है, फिर भी 180 माइनस थीटा, यानी देन एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी इज 180 माइनस थीटा। अच्छी बात है। एक और खूबसूरत बात हमको सामने देखने को मिल गई, दैट इज़ वेरी एंथुजियास्टिक थिंग। तो हम लिखते हैं बच्चों रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, अगर रिजल्टेंट ए प्लस बी होता था ऐसा, और दोनों के बीच में चूंकि कितना एंगल है? थीटा, ठीक है, तो हम आर इज इक्वल टू यहाँ पे लिखते थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके ओके ओके। बट बच्चों अगर यहाँ पर रिजल्टेंट जो हो जाए ए माइनस बी का, तो यहाँ पे माइनस बी का भी मैग्नीट्यूड वही है, ए प्लस माइनस बी, ऐसा लिखेंगे। माइनस बी का भी मैग्नीट्यूड बी के बराबर है, पर यहाँ पे थीटा चेंज हो जाएगा क्योंकि ए और माइनस बी में अब थीटा लिखना पड़ेगा। तो अगर रिजल्टेंट मान लेते हो ए माइनस बी का आर डैश, यानी कि बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, यानी कि बच्चों अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये माइनस क्यों आया? क्योंकि ए और माइनस बी के बीच में एंगल 180 माइनस थीटा बन रहा था। इतना तो क्लियर हो गया है आप लोगों को। इस कंडीशन में भी वही हो जाएगा बच्चों कि ए और माइनस बी का जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा, यहाँ पर आप देखिए वह भी वही कंडीशन लाएगा यहाँ पे, मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पे आया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ऐसा कुछ आया है। इसका मतलब है बच्चों कि अगर थीटा 0 डिग्री हो जाए तो ए माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब मोड ऑफ ए माइनस बी। अगर बच्चों कहीं थीटा जो है इस केस में हम 180 डिग्री ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ -1 आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा 2ab, यानी कि बच्चों ये हो गया मोड ऑफ ए प्लस बी, या इसको बोल सकते हैं हम ए प्लस बी। बी और ए यहाँ पॉजिटिव ही रहेगा, क्यों? क्योंकि माइनस बी की मैग्नीट्यूड भी बी के ही बराबर है, तो मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव ही होगा। गेटिंग द पॉइंट और नॉट?
क्लियर है? अच्छी बात। क्वेश्चन लेते हैं। क्योंकि ये आपको फिर देखने को मिलेगा, ये आपने देख लिया ए प्लस बी ए माइनस बी वाला थोड़ा सा, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि ए माइनस बी की जो मैग्नीट्यूड होगी उसकी भी वही हालत होगी यहाँ पे, माने वो ए माइनस बी से लेके ए प्लस बी तक ही लाई करेगा। ये कंडीशन कब था? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे। ये कंडीशन कब था? थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे। जो इससे पहले हमने पढ़ा है ए और बी के रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, ये क्या था? ए माइनस बी। ये कब था? थीटा 180 डिग्री पे बस। और ये कब है? ए प्लस बी। ये कब है? थीटा 0 डिग्री पे। ये दोनों कैसे इसी तरह से रिलेटेड है बच्चों। दैट्स नाइस, वेरी वेरी गुड। तो एक क्वेश्चन कीजिए यहाँ पर आप, राइट, आपको समझ में आ जाएगा सब चीज़। तो बच्चों क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन इज, if the difference of two unit vectors is a unit vector, find the angle between the vectors. फाइंड द एंगल बिटवीन देम। तो यहाँ पे बच्चों मान लेते हैं कोई एक यूनिट वेक्टर ए कैप है, कोई बी कैप है, अच्छी बात है। तो ए कैप की भी मैग्नीट्यूड यहाँ पे कितनी है? 1 है। बी कैप की भी मैग्नीट्यूड कितनी है? यहाँ पे 1 है, अच्छी बात है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ध्यान से देखिए, पहले ज्योमेट्रिकल अप्रोच ले लें या मैथमेटिकल? पहले मैथमेटिकल अप्रोच लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ए कैप माइनस बी कैप इज इक्वल टू 1 दिया है, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या है? 1 1 मैग्नीट्यूड है दोनों का, कॉस थीटा, यानी कि बच्चों 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस 2 कॉस थीटा, सॉरी, तो 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 कॉस थीटा, यानी कि 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया बच्चों 1, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, थीटा इज इक्वल टू आ गया बच्चों 60 डिग्री। अब बच्चों मान लो कि ए कैप इधर है, अच्छा इसमें जो भी रिजल्ट बन रहा है, रिजल्टेंट वाला गेम यही है, ट्रायंगल लो इसमें भी लग रहा है, अच्छी बात। तो जब ट्रायंगल लो इसमें भी लग रहा है तो ट्रायंगल ही बनेगा, और डिफरेंस भी थर्ड साइड के द्वारा ही दिया जाता है कि नहीं? क्यों भाई? डिफरेंस भी थर्ड साइड के द्वारा ही दिया जाता है। अगर ए ऐसे है और अगर बी ऐसे है तो माइनस बी ऐसे हो जाता है, और ए माइनस बी ऐसे आता है, तो ये भी तो ट्रायंगल ही बन रहा है, अच्छी बात। तो यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनेगा, अच्छी बात है। तो ये कब होगा? जब माइनस बी कैप ऐसे होगा, क्योंकि हमको चाहिए क्या? ए कैप माइनस बी कैप, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनेगा बच्चों, यानी कि यहाँ पे ए कैप माइनस बी कैप ऐसे हो जाएगा कुछ। तीनों का साइड बराबर है, मतलब तीनों एंगल 60 डिग्री होगा, ज्योमेट्री से ही क्लियर हो गया है। यानी कि बी कैप बच्चों ऐसे होगा, यानी जब बी कैप बच्चों ऐसे है, इसका मतलब ये 60 है तो ये 120 है, मतलब ए कैप ऐसे है और बी कैप ऐसे है, और यहाँ पे ये वाला एंगल है 120 डिग्री, पर यहाँ तो हेड टेल मैचिंग है, यानी कि ये वाला एंगल होगा 60 डिग्री। दिस इज द राइट आंसर। ज्योमेट्री से भी अपना आ गया और वैसे भी आ गया बच्चों, है कि नहीं? लाइफ इजी, लाइफ इजी। तो बच्चों अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि ट्रायंगल लॉ से हम कैसे पैरेललोग्राम लॉ में जा रहे हैं, और पैरेललोग्राम लॉ पढ़ने से कितना लाइफ इजी हो जा रहा है। तो आप थोड़ा सा ये मैथमेटिक्स देख के आएंगे, स्क्वायर के डायगोनल का प्रॉपर्टी, रोम्बस के डायगोनल का प्रॉपर्टी, रेक्टेंगल के डायगोनल्स का प्रॉपर्टी, क्योंकि डायगोनल्स में ही गेम है। तो अगले क्लास में हम लोग डायगोनल पे पूरा डिस्कशन करेंगे, ठीक है? ओके, सो एंजॉय इट।